आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई होने वाली थी जिससे लोग सिर्फ एक लीगल हियरिंग नहीं बल्कि पावर वर्सेस पावर का डायरेक्ट क्लैश कह रहे थे। एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। कोर्ट रूम में उम्मीद थी कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच वो टक्कर देखने को मिलेगी जहां सिर्फ कानून नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, फेडरल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की लिमिट्स सब कुछ टेस्ट होने वाली है। लेकिन जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ने पूरी प्रोसीडिंग्स को पॉज कर दिया। अब ये डेवलपमेंट क्या था हम इस वीडियो में देखेंगे, पर इसी के साथ ये भी देखेंगे कि अब तक इस केस में क्या बड़ी बातें सामने आई है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ जनवरी 8, 2026 को, जब ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के रेसिडेंस पर सर्चेस कंडक्ट किए। ईडी का एलिगेशन सीरियस है। कहा कि रेड के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी ने इंटरवेंशन किया और इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया। ईडी ने अपने पिटिशन में ये भी क्लेम किया कि चीफ मिनिस्टर अलिजेडली प्रीमाइसेस पर एंटर हुई और रिमूव्ड की एविडेंसेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यह एलिगेशन अगर प्रूव होता है तो ये सिर्फ एक प्रोसीजरल वायलेशन नहीं है बल्कि रूल ऑफ लॉ पर डायरेक्ट चैलेंज माना जाएगा। इसी बेसिस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के अंदर पिटिशन फाइल की। वही आर्टिकल जो नॉर्मली सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इस आर्टिकल का यूज किया है और डायरेक्शन सीक करने के लिए कोशिश की है। अब ईडी का कहना है कि स्टेट अथॉरिटीज ने डेलिबरेटली फेडरल एजेंसी के लॉफुल सर्च ऑपरेशंस में ऑब्स्ट्रक्शन किया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को एंटरटेन करता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरे इंडिया के फेडरल बैलेंस पर पड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें उन्होंने ईडी के एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई किया। सीएम ममता बनर्जी ने अपने एफिडेविट में क्लियर कहा है कि उनकी प्रेजेंस का पर्पस सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कॉन्फिडेंशियल डेटा को रिट्रीव करना था। उन्होंने कहा कि शी पोलाइटली रिक्वेस्टेड द ऑफिशियल्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू बी अलाउड टू रिट्रीव द पार्टीज डेटा एंड द डिवाइसेस दे वर स्टोर्ड। अब स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ईडी ऑफिशियल्स ने वॉलंटरीली अलाउ किया था तो ऑब्स्ट्रक्शन का एलिगेशन लीगली वीक हो सकता है। सीएम ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया कि ईडी के ओन पंचनामा रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि सर्च इज कंटिन्यूड पीसफुली एंड एन ऑर्डरली मैनर। यानी स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये है कि ईडी का ऑब्स्ट्रक्शन का नैरेटिव फैक्चुअल बेसिस पर ही फ्लॉड है। और लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस मैटर को लाइटली नहीं लिया था। बेंच ने क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये भी कहा था कि अगर एलिगेशंस अनरिजॉल्व्ड रहे तो इट वुड लीड टू लॉलेसनेस इन वेरियस स्टेट्स। और इसी के साथ जहां उम्मीद थी कि यहीं से मैटर टेकअप होगा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस पीके मिश्रा एंड संदीप मेहता को इन्फॉर्म किया गया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इल है और इस वजह से बेंच ने हियरिंग को फरवरी 18 तक अडजर्न कर दिया। इंटरेस्टिंगली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी इस डिले पर कंसेंट दे दिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन एक्सपेक्टेड था वो अब एक और तारीख के लिए पोस्टपोन हो चुका। पर वहीं अगर वेस्ट बंगाल के एफिडेविट पर एक नजर डाले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वार्न भी किया कि अगर ईडी की पिटिशन एडमिट होती है तो इट वुड क्रिएट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। ये फ्रेज बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेंजरस प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो फ्यूचर में मिसयूज हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है। स्टेट का कहना है कि ईडी की पिटिशन ना सिर्फ फैक्चुअली इनकरेक्ट है बल्कि लीगली भी मेंटेनेबल नहीं है अंडर आर्टिकल 32। स्टेट ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पिटिशन को डिसमिस्ड इमीडिएटली विद एग्जेम्पलरी कॉस्ट। एग्जेम्पलरी कॉस्ट का मतलब हुआ ऐसी मॉनिटरी पेनल्टी जो फ्यूचर मिसयूज को डिस्करेज करे। इस केस में एक और इंटरेस्टिंग लीगल डेवलपमेंट हुआ था जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया था। Caveat as defined under section 148A of the Code of Civil Procedure ensures that no ex parte orders are passed without hearing the caveator। यानी स्टेट ने प्रोएक्टिवली इंश्योर किया कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उनका साइड जरूर सुनेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक लीगल मूव था जो दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस केस को कितनी सीरियसनेस से ट्रीट कर रही है। और एक और क्रूशियल डेवलपमेंट लास्ट हियरिंग में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ रजिस्टर्ड एफआईआर को स्टे कर दिया था।
कोर्ट ने साथ ही ये डायरेक्शन भी दिया था कि सीसीटीवी फुटेज एंड डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस मस्ट बी प्रिजर्व्ड। इस ऑर्डर का पर्पस एविडेंस प्रिजर्वेशन था ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके। ये भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट एविडेंस इंटीग्रिटी को कितना सीरियसली लेता है। अब अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो ये केस सिर्फ एक रेड या एक अलेज्ड ऑब्स्ट्रक्शन का नहीं है, ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल बन चुका है। एक तरफ फेडरल एजेंसी है जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स एक्सरसाइज कर रही है और दूसरी तरफ एक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का कोर प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर रहा है। अब ईडी का आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि अगर स्टेट अथॉरिटीज फेडरल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं तो पूरे कंट्री में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इंडिपेंडेंस रूल ऑफ लॉ के लिए एसेंशियल है। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि ईडी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है और पॉलिटिकल टाइमिंग सस्पिशियस है, स्पेशली जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 अप्रोच कर रहे हैं। स्टेट ने एफिडेविट में ये भी अलेज किया है कि ईडी ने स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स वायलेट किए हैं और सर्चेस का प्रॉपर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया। इससे स्टेट ने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है कि सर्चेस का रियल पर्पस इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग हो सकता है। अब ये पूरा सिचुएशन एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है या उनकी एक्शंस पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। और इक्वली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या इलेक्टेड स्टेट लीडरशिप इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस में इंटरवेन कर सकती है, इवन इफ उनका क्लेम है कि वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल डेटा प्रोटेक्ट कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन इस केस में एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर कोर्ट ईडी की पिटीशन एंटरटेन करता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देता है तो ये मैसेज जाएगा कि फेडरल एजेंसीज के ऑब्स्ट्रक्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे अक्यूज्ड कोई भी हो, इवन अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और ईडी की पिटीशन डिसमिस करता है तो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की पावर्स और उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस रेज करेगा। आज की हियरिंग का अडजर्नमेंट शायद एक प्रोसीजरल डिले लग सकता है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डीप है। ये डिले एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल सिर्फ आर्ग्यूमेंट से नहीं बल्कि पेशेंस, प्रिपरेशन और प्रिसीजन से जीते जाते हैं। फरवरी 18 को जब ये मैटर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो सिर्फ ईडी और सीएम ममता बनर्जी का कन्फ्लिक्ट डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड होगा कि इंडिया में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की लिमिट्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी कितनी है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लॉ का रियल मीनिंग क्या है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।